हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से हम यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर अगर इन प्रश्नों को तुम समझ पाते हो, जो समझना भी चाहिए, हमको नहीं लगता है कि हम बता रहे हैं और तुमको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। रियल में तुम्हारे लाइफ से रिलेट करते हुए हम बात करेंगे कि कौन सी बातें हैं, क्या क्या बातें कही जा रही है और तुम्हारे लाइफ में क्या वो बातें एग्जिस्ट करती हैं। इन सारी बातों को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि तुमको बातें समझ में आए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, संसाधन को परिभाषित कीजिए। या तुम्हारे पास ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, संसाधन का क्या अर्थ है, संसाधन से क्या समझते हैं, संसाधन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न तुम्हारे सामने आ सकते हैं, लेकिन आंसर जो है ना तुम्हारा एक ही आएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे संसाधन है क्या। देखो, हमारे आसपास में ऐसी कोई वस्तु जो हमारे आसपास में पाया जाता है और जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं, ठीक है, अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, जो जो वस्तु जो सामान हमारे लिए उपयोगी होता है वही संसाधन कहलाता है। बस इतना सा परिभाषा हमको लिखना है। ऐसी कोई वस्तु जो हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर दे, ऐसी कोई वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमारे लिए उपयोगी होता है, ठीक है, और हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। अब ये तो परिभाषा की बात होगी, उसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं। सपोज तुम्हारे हाथ में अभी हो सकता है मोबाइल फोन हो या पीसी हो या लैपटॉप हो, कुछ भी हो। तो क्या पीसी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, उसका प्रयोग करके तुम क्या कर रहे हो, अभी स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर ऑफिस से रिलेटेड लोग काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आसान बनाने का काम कर रहा है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहा है मोबाइल, पीसी और जो भी लैपटॉप है वो। ये बात अलग है कि देखो, जो भी संसाधन हमारे पास, संसाधन तो आ जाते हैं, तो संसाधन अगर किसी व्यक्ति को बेहतर बनाता है तो ये हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को वही संसाधन बदतर भी बना दे। ये तो प्रयोग पर डिपेंड करता है। अगर हम परमाणु बम जो भी एटॉमिक एनर्जी होता है ना, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग यदि हम विद्युत उत्पादन में कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा का प्रयोग यही अगर मान लो किसी दूसरे देश को डिस्ट्रॉय करने में कर रहे हैं, बर्बाद करने में कर रहे हैं, तो क्या है, एकदम से बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, आपदा आ जाएगी दूसरे देश में, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो एक ही संसाधन का अलग अलग प्रयोग हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। तो संसाधन ऐसी कोई भी वस्तु है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है। एक तो मोबाइल, पीसी की मदद से हमने समझाया तुमको, जो एटॉमिक एनर्जी है वो भी एक प्रकार का संसाधन है, जो लाइट हमारे घर में जल रही है वो भी संसाधन है, जो हवा है, पानी है, सूरज का प्रकाश है, जो भी पेट्रोलियम है, ये सारे सारे क्या है, संसाधन के उदाहरण है। तो ये हो गया तुम्हारा संसाधन। अगले प्रश्न पर चले। ये तुम्हारे पास आ गया, देख लो, आंसर आ गया है, नोट करना है नोट करो। संभावी और संचित कोश संसाधन में अंतर लिखे। अब ये बताना है हमको, संभावी संसाधन क्या है और संचित कोश संसाधन क्या है। देखो, संभावी का मतलब क्या है, संसाधन मौजूद है। क्या है संभावी का मतलब, संसाधन मौजूद है, भविष्य में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रयोग हम नहीं कर सकते। कारण सिंपल सा है कि उसको प्रयोग करने के लिए हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जिसके कारण हम उस संसाधन को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लो हिमालय पर्वत के अंदर में अगर कोई खनिज है, पेट्रोलियम है, अगर उसको निकालना है तो वो तकनीक तकनीक मतलब क्या, तरीका। जैसे कि मान लो अगर हम पहले जाएंगे, बहुत समय पहले तो लोगों के पास चापाकल नहीं हुआ करता था, नलका नहीं हुआ करता था, जमीन से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं था, तो लोग कुआं खोदा करते थे। क्योंकि अब तकनीक आ गया है, तरीका आ गया है, पाइप को अंदर डालते हैं और ऊपर में एक लगा देते हैं, नलका या चापाकल जो भी बोल लो, हैंडपंप लगा देते हैं, उससे हम पानी निकाल लेते। पहले नहीं था तरीका, नहीं करते थे लोग, कुआं खुदवाते थे। तो कहने का मतलब है, हिमालय के नीचे अगर कोई खनिज है, कोई पेट्रोलियम है, तो अभी हमारे पास तरीका नहीं है जिस तरीका का प्रयोग करके उसमें से हम खनिज तेल, पेट्रोलियम प्राप्त कर सके। बात ये समझ में आए। क्या है संभावी मतलब, संभावना है, भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन अभी प्रयोग नहीं कर रहे। संचित को संसाधन क्या है, देखो अपन को तरीका भी पता है। संचित को संसाधन वैसा संसाधन जो है भी, जिसके उपयोग के लिए हमारे पास तकनीक है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर उसका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि नदी के पानी से बिजली बनाने का कार्य है, जितना नदी में पानी है ना भारत में, उसी हिसाब से बिजली नहीं बन रहा है। अगर इसको हम बहुत ज्यादा ज्यादा उपयोग कर सकते, मतलब नदी में जो पानी है ना, वो कौन सा संसाधन है, संचित संसाधन। संसाधन तो है, तरीका भी है, प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे। संचित को संसाधन, संसाधन है,
भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं, तरीका नहीं पता है, वह हो गया संभावित संसाधन। हिमालय के अंदर हिमालय पर्वत के नीचे मान लो कोई खनिज खनिज वाला क्षेत्र है, जो पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलेंगे, संचित संभावित संसाधन बोलेंगे। जैसे नदी के पानी से बिजली बनाने का काम है, उसको किस में जोड़ देंगे, संचित संसाधन में बोल देंगे। तो ये हमारे पास संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। अब ये प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस लिहाजे से भी कि तुम्हारे परीक्षा में तो आता है संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, ठीक है, आप किस प्रकार संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। अगले चैप्टर में जाएंगे, जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जानने वाली संसाधन संरक्षण के संबंध में। तो सबसे पहले देखो, जो हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको तो बोलेंगे संसाधन। इसमें हवा हो गया, पानी हो गया, व्हीकल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। कुछ संसाधन प्राकृतिक रूप में हमको मिल जाता है, जैसे जमीन पर जितने भी संसाधन है ना पृथ्वी के ऊपर में, हवा, पानी, जल, ये सारे सारे संसाधन हमको प्राकृतिक की तरफ से मिलता है, हमको खुद बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। मेनली यही है, जीने के लिए हमको मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन ही चाहिए होता है, और जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए मानव निर्मित संसाधन की आवश्यकता होती है। ये बात समझो। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब अब क्या है, प्राकृतिक हमको पहले से बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन हम उसका कद्र नहीं कर रहे हैं। हम लालच और हमारा बढ़ रहा है कि हमको और संसाधन चाहिए, और संसाधन चाहिए। बहरहाल संसाधन संरक्षण के प्रश्न पर आएंगे ना। संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन को बचाना या बुद्धिपूर्वक उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब बोले तो जैसे मान लो तुमको कहीं जाना है, मार्केट 2 किलोमीटर दूर है, तुम साइकिल के प्रयोग से जा सकते हो, लेकिन तुमको बाइक से जाना है। यहां पर क्या हो रहा है, पेट्रोलियम की बर्बादी हो रही है, ठीक है। जैसे कोई आदमी अगर गैस पे एलपीजी की सहायता से खाना बना रहा है, तो हो सकता है वो ढक्कन डाल के भी खाना बना सकता है, लेकिन ढक्कन बनाने से क्या होगा, ज्यादा एलपीजी वहां पर खर्च होगा। अब तुम बोलोगे क्या फर्क पड़ता है, हमने तो पैसा दे रहे हैं, फ्री में तो नहीं ले रहे हैं ना, बाइक पर जा रहे या कार में जा रहे, 2 किलोमीटर जा रहे, लेकिन हमने पेट्रोल का पैसा दिया है, डीजल का पैसा दिया है, यहाँ पे एलपीजी का पैसा दिया, तो जैसे मन वैसे करे। बिल्कुल करो ना। देखो, एक अच्छे सिविलियन, एक अच्छे नागरिक और अच्छे मानव के नाते हमारा फर्ज होता है। मानव हम क्यों हैं, क्योंकि और दूसरे जीवों से हमारे पास ज्यादा बुद्धि है। ये हमारा फर्ज है कि जो संसाधन हमारे पास है उसको इस प्रकार से प्रयोग करें कि हम भविष्य तक दूसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी तक को, या आने वाले 1000 साल तक उसको अवेलेबल करा सके। और तुम समझदार हो, मानव हो, तो ये बातें तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि एक लंबे समय तक किसी भी संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, जो प्राकृतिक संसाधन है, कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है हमको बता दो। मुख्य रूप से जो जीने के लिए जरूरी होता है, जो जंगल है, जो वायु है, जो जल है, ये सारे संसाधन। हम क्या कर रहे हैं ना, जंगलों का बड़ा तेजी से कटाव कर रहे हैं, अलग अलग कारणों से। सड़कें बनवानी, भवन बनवाना है, उसके बाद मार्केट बनवाना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवाना है, इन सब कारणों से जंगलों का कटाव कर रहे हैं। अब जब जंगल कमेगा तो ऑक्सीजन कमेगा, ऑक्सीजन कमेगा तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कमेगा, मतलब आदमी और जितने भी जीव है वो कहाँ पर, उनका जीना दुर्लभ हो जाएगा इस पृथ्वी पर। दूसरी बात है पानी। अगर पानी को हम गंदा, अभी क्या हो रहा है ना, जितने भी फैक्ट्रियों में कचरे होते हैं, खेत में हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, कृत्रिम खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, वे सारे जब वर्षा होता है ना तो सारे कीटनाशक खाद वो फिर से बह करके नदी में ही जाने वाले हैं। वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा नदी का पानी गंदा होगा, और नदी के पानी को में जो मछलियां होती है वो मानव खाता है, तो मानव के अंदर भी वो केमिकल आ जाता है, जिसके कारण अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, ठीक है जी। इसलिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो वो लंबे समय तक बने रहे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। दूसरा बात कि हमारा पर्यावरण इस प्रकार से बना रहे कि हम उसमें जीवित रह सके। आजकल देखेंगे बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है, हवा का स्तर खराब होता जा रहा है। रीजन क्या है, कारण क्या है, हमने वाहनों का प्रयोग बढ़ा दिया है, हमने बहुत सारी फैक्ट्रियों का विकास, हमने विकास बहुत ज्यादा कर लिया, और विकास करने के चक्कर में हमने क्या किया है, पर्यावरण को क्या बोल सकते हैं, पर्यावरण का जो है ना वाट लगा दी, ये बोल सकते हैं। कोई कदर नहीं है कि हवा गंदा है तो गंदगी में रह लेंगे। हर एक आदमी को यह सोचना पड़ेगा आने वाले समय में कि किस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण किया जाए। बहरहाल ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसका आंसर देख लो, ठीक है।
संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग। अगर संसाधन का हम बुद्धिपूर्वक उपयोग नहीं करते हैं तो आने वाले संसाधन में संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो पेट्रोल डीजल, पेट्रोल में एलपीजी, ये सारे खत्म हो जाएंगे। और ये सब अनवीकरण संसाधन है। अनवीकरण संसाधन का मतलब ऐसा संसाधन जिसके निर्माण में बहुत ज्यादा समय लगता है। ज्यादा मतलब कितना नहीं, 10-20 साल नहीं, करोड़ों साल लग जाता है। तो अब करोड़ साल लगेगा मतलब समझो एक तरह से बनेगा ही नहीं। तो इन संसाधनों का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का यदि हम तेजी से प्रयोग करते हैं तो वो संसाधन क्या होता है, प्रकृति को असंतुलित कर देता है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तकनीक मतलब क्या होता है, तकनीक का मतलब होता है तरीका। ठीक है जी। या बोल सकते हैं तकनीक का मतलब क्या है कि मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, ठीक है, एक मशीन का निर्माण कर रहा है और उस मशीन से फिर नए संसाधनों का निर्माण हो रहा है। तो ये एक तकनीक हो गया। तो तकनीक का मतलब अगर सीधा सीधी मतलब देखें ना तो तकनीक का मतलब ही क्या होता है, तरीका। अब प्रश्न है हमारा, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। देखो, किसी भी संसाधन के निर्माण में तकनीक की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कैसे बोल सकते हैं, सपोज टायर बनाना है, गाड़ी के लिए टायर बनाना है। अब टायर क्या है, संसाधन है, क्योंकि गाड़ी, उसके प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल्स को चला सकते हैं, गाड़ी को चला सकते हैं। टायर बनाना है गाड़ी के लिए, या फिर गाड़ी का व्हील बनेगा, स्टेयरिंग बनेगा, ये सब कहाँ बनेगा, ये सब किसी न किसी मशीन में बनेगा। अब वो मशीन जो बना है वो मानव के बुद्धि के द्वारा बना है, मानव के द्वारा जो तकनीक बनाया गया है उसके द्वारा बना है। देखो, कोई भी एक ऐसा संसाधन बता जो प्राकृतिक संसाधन को छोड़कर, जो हवा है, जल है, इसको छोड़ करके जो बिना तकनीक के संसाधन बनाओ। तुम्हारे पास सारे संसाधन मौजूद रहेंगे। सपोज लोहा है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, फाइबर है, सारे है तुम्हारे पास, पृथ्वी के ऊपर ही है। लेकिन अगर तुम इसको मॉडिफाई नहीं करते हो, इसमें थोड़ा सा फेरबदल नहीं करते हो, इसको एक अलग आकार नहीं दे पाते हो, तो इसको तुम संसाधन नहीं बना पाते। सपोज तुम्हारा जो नोटबुक है ना, कॉपी है ना, वो कहां से निकलता है, वो बांस से निकलता है ना, तुम्हारा बांस से बनता है कॉपी, बम्बो से। क्या बम्बो से तुम डायरेक्टली बम्बो पे लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो। लेकिन तकनीक का प्रयोग किया हमने यहाँ पर, तकनीक का प्रयोग करते हुए बांस को हमने किस में बदला, पेपर में बदला, पेपर को हमने नोटबुक बनाया, नोटबुक, और उसी पेपर का प्रयोग हम बुक प्रिंट करने के लिए भी तो करते हैं ना। तो तकनीक क्या होता है, किसी भी संसाधन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहां पर देख लो। अब ये तकनीक आने से हुआ क्या, अब देखो, तकनीक ही ऐसा कारण है जिसके आने से मानव सभ्यता काफी तेजी से बदला है। क्या हुआ, काफी तेजी से बदला है। शुरुआत में जब मानव था ना, वो, उसको आग के बारे में नहीं पता था। जब उसको ये पता चला कि भाई पहिया का गोल आकार अगर दे दिया जाए, किसी भी धातु का कोई मजबूत, मान लो कोई मजबूत सामान है, मजबूत, पहले के जमाने में तो एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं ना, बहुत पहले, तो कोई भी तत्व है, उसको अगर हम मजबूत मजबूत तत्व है उसका हम अगर व्हील का आकार दे दे, गोलाकार बना दे, ठीक है, तो उसके प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, इजिली एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। ये बहुत समय पहले पता चला। ठीक है, पता चलने के बाद क्या हुआ, फिर व्हीकल्स का प्रयोग, बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, फिर कार का आविष्कार हुआ, साइकिल का आविष्कार हुआ। क्यों, क्योंकि पहिया आने के बाद ही ये सारे आविष्कार हुए। तो यहाँ पर जब तकनीक आया ना मानव के जीवन में, तो बहुत तेजी के साथ चीजें बदलने लगी। ठीक है, मानव सभ्यता का विकास बहुत तेजी से होने लगा। ठीक है, अलग अलग मशीनें बन रही है, अलग अलग, जैसे कि मान लो सिलाई मशीन है, कपड़ा, कपड़े की बारे में बात करते हैं ना। अगर सिर्फ कपड़े के बारे में बात करें, कपड़े की क्या बोल सकते हैं, बुनने से लेकर, कपड़ा का बुनाई होता है, जो हम कपड़ा पहनते हैं उसका बुनाई होता है। ठीक है, धागे को लपेटा जाता है और वो मशीनों की सहायता से होता है। पहले हैंड, हाथों से होता था, है ना, बाद में जाके मशीन आ गया। अब क्या है, जो लोग हाथ से करते थे ज्यादा समय लगता था और कपड़ा कॉस्टली भी होता था। मशीनों की सहायता से क्या होता है, कपड़ा बहुत जल्दी बन जाता है। आजकल अलग अलग कपड़े पर अलग अलग डिजाइन देखते हैं ना, या तुम्हारा बेडशीट है उस पर डिजाइन देख लो। पहले जो डिजाइन बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता था, वो डिजाइन अब बहुत जल्दी बन जाता है। रीजन क्या है, तकनीक है, तरीका है। हमने तरीका खोज निकाला है किसी भी काम को जल्दी करने का, किसी भी वस्तु में फेर बदल करके उसको अपने उपयोग के अनुसार ढालने का तरीका खोज निकाला है। मतलब तरीका है, तकनीक है, तो वस्तु संसाधन है, अधिक से अधिक वस्तु। तरीका नहीं है, तकनीक नहीं है, तो वस्तु संसाधन नहीं है। तो किसी भी संसाधन के बनने में तकनीक यानी तरीका का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न। संसाधन के निर्माण में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें।
दो बातें हैं, एक तो संसाधन का निर्माण, दूसरा है सतत विकास। दो बातों के बारे में चर्चा करना है। संसाधन तो तुमको समझ में आता है, संसाधन क्या है? संसाधन का मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी होता है, जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, संसाधन कहलाता है। सतत विकास कहता है कि सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि जो भी संसाधन का प्रयोग करे वो जल्दी खत्म ना हो और आने वाली पीढ़ी तक उस संसाधन को हम लोग सुरक्षित पहुंचा सके। अब तुम्हारे मन में एक और प्रश्न निकल के आएगा, ठीक है ना, संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं तो बचाए क्यों? अपना जीवन तो ये 80-70 से 100 के बीच में है, तो ज्यादा संसाधनों का प्रयोग करे, खत्म करो कहानी। ऐसा नहीं है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते क्या होगा? अब देखो, जीवन का कोई कोई तो ठीक है ही नहीं ना। मतलब क्या है, तुम्हारे पास जितने पैसे बचे सब खत्म कर लोगे क्या? नहीं है ना। हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर में होगा, हालांकि फ्यूचर कोई ठीक नहीं है कि फ्यूचर में कल को क्या होने वाला है ये ठीक नहीं है, फिर भी हम फ्यूचर का प्लानिंग तो करते हैं कि एटलीस्ट हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो अगर हम इस पूरे हमारा फ्यूचर अच्छा हो और हमारे फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो, इसके लिए प्लानिंग करते हैं। अगर पूरे पृथ्वी को हम अपना फैमिली मान लेना, तो तुम्हारा क्या दायित्व बनता है? जिस संसाधन का प्रयोग हम कर रहे हैं, आने वाले समय में दूसरे लोग भी तो संसाधन का प्रयोग करें ना। तो इस प्रकार से हमको संसाधनों को बचाना पड़ता है। देखो, कुछ संसाधन जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, ये खत्म होने वाले हैं, तो इस संसाधन का प्रयोग तो हमको लिमिटेशन के साथ करना होगा, बुद्धिपूर्वक करना होगा, और आने वाले जो फ्यूचर है उसके लिए बचा करके रखना होगा। ठीक है। कुछ संसाधन जो खत्म तो नहीं होते, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, प्रयोग लायक ही नहीं छोड़ते। जैसे पानी हो गया, पानी को हम गंदा कर देते हैं। पानी क्या करते हैं, गंदा कर देते, प्रदूषित कर देते हैं। अब वो पानी प्रयोग करेंगे तो हम खुद बीमार पड़ेंगे, जितने भी जीव है सारे सारे बीमार पड़ेंगे। तो संसाधनों, सतत विकास का मतलब होता है संसाधन को इस प्रकार से प्रयोग करना जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य में संसाधन सुरक्षित पहुंच सके। अब यह इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो संसाधन को सुरक्षित रखा जा सके, दूसरा वाला आने वाली पीढ़ी भी इस संसाधन का प्रयोग कर सके। तो ये हो गया हमारा संसाधन के बारे में सतत विकास की अवधारणा। मानव के लिए क्या संसाधन जरूरी है, छठे नंबर का प्रश्न है। मानव के लिए क्या संसाधन जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बताओ। देखो, शुरुआती समय की बात कर लेते हैं। हमको संसाधन की कितनी आवश्यकता है और कितने संसाधन में हम क्या बन के रह सकते हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हजारों साल, लाखों साल पहले चले जाएंगे ना, तो आदि मानव हुआ करते थे पृथ्वी के ऊपर। ना उनको आग के बारे में पता था, ना पहिए के बारे में पता था, ना लोहे के बारे में पता था। पाषाण युग की बात कर रहे हैं। लोग क्या करते थे, खाना आज खाए, रात का खाना है, रात में खोज करके जो भी फल मिला, जानवर मिला, शिकार करके घूम टहल के खा लिए, सो गए। ये नहीं समझ में है कि कल उठ के कल के लिए हमको खाना इकट्ठा करना है, ये भी नहीं सोचते थे। हालांकि हो सकता है रखते भी होंगे, लेकिन ये ज्यादा दिन के बारे में तो नहीं सोचते थे ना कि कल परसों तरसों के लिए हमको खाना रखना है। उठे भाई, खाना खोजेंगे, खा लेंगे और फिर जाकर के कहीं पर जाकर के सो जाना है। इस तरह से लोग जीवन जिया करते थे। ठीक है। ना मोबाइल फोन था, ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना कपड़े थे, एकदम सिंपल सा जीवन। तो उस समय जो जीवन था वो बिल्कुल प्राकृतिक पर निर्भर जीवन था। प्रकृति के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। पर्यावरण बिल्कुल एकदम अच्छा था। जो वातावरण था आसपास का बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा था। ना गाड़ियां थी, ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। तो वहां पर दो तीन चीजें थी, दो तीन संसाधन तब भी जरूरी था। हवा, जल, भोजन, जंगल, वन, ये तब भी जरूरी था। मतलब अगर हमको पृथ्वी के ऊपर रहना है ना, तो ये दो तीन संसाधन तो हमको चाहिए चाहिए एटलीस्ट। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, काम चल जाएगा। मोबाइल फोन नहीं है, काम चल जाएगा। व्हीकल्स नहीं है, काम चल जाएगा। क्या पानी नहीं है, काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। भोजन नहीं है, काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। हवा नहीं है, काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये तीन संसाधन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज मोबाइल फोन, क्या इलेक्ट्रिसिटी का क्या योगदान है हमारे जीवन में? या फिर जो मोबाइल फोन है, पीसी और जितने भी एरोप्लेन है, व्हीकल्स है, उसका क्या योगदान है? ये सब हमारे जीवन को आसान बनाता है, बेहतर बनाता है, एक बेहतर जीवन देने का काम करता है। काम को हम तेजी के साथ कर सकते हैं, बेहतर तरीके से जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको हटा भी दे तो जीवन डगमगाएगा,
उतना बेहतर तरीके से नहीं जिएंगे, लेकिन फिर भी संसाधन का प्रयोग तुमको पड़ने वाला है। मतलब तुम जितना संसाधन का प्रयोग कर पाते हो उतना ज्यादा तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। देखो संसाधन का मतलब ये नहीं है कि संसाधन का मतलब ये नहीं है कि मतलब हमको जो है ना, जो दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है वही संसाधन हमको भी चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास सामान तो नहीं होता है, जो दूसरे व्यक्ति के पास जो बुक्स है, हो सकता है स्टूडेंट पढ़ रहा है, दूसरे व्यक्ति के पास बुक्स है वो हमारे पास नहीं है। हमने क्या किया, हमारे पास जो बुक था उसी को अच्छी तरह से स्टडी कर दिया। रेफरेंस बुक की बात करें, हो सकता है हमारा मार्क्स उससे बेहतर आ जाए। कि देखो संसाधन होना और उसका प्रयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। कई बार हमारे पास संसाधन होता भी है, उसका हम प्रयोग ही नहीं कर पाते अच्छा से, रिजल्ट अच्छा हमको नहीं मिल पाता है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो हमने क्या सीखा कि मानव के लिए संसाधन जरूरी है। बेसिक संसाधन, कुछ जरूरी संसाधन होता है, हवा, पानी, सूरज का प्रकाश, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है जीने के लिए, मानव के लिए। इसके अलावा जो संसाधन अलग से हम ऐड करेंगे, जैसे व्हीकल्स हो गए, एरोप्लेन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब संसाधन क्या करते हैं, हमारे जीवन को आसान बनाने का काम करता है। ठीक है जी। अब यहां पर हमारे पास प्रश्न है, संसाधन होते नहीं है बनते। अब देखो ये जो कथन है ना, ये जिम्मरमैन एक भूगोलविद थे, उनका कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब क्या है इसका, संसाधन होते नहीं बनते? देखो ये बिल्कुल सही कथन है, संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं या बनाए जाते हैं। और उस संसाधन का निर्माण तब तक नहीं करेंगे जब तक हमको उस संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी। बातें समझ में आ रही है? हमारे पास क्या आयरन, आयरन आने के बाद लोहा, देखो लोहा, जब लोहा का आविष्कार हुआ होगा ना, तो वहां से नई नई लोहे लोहे का नया नया सामान बनना शुरू हुआ। अब बताओ लोग कैसा कैसा सामान बनाया, व्हीकल्स बनाया, बंदूक यानी गन बनाया, बाइसिकल बनाया लोहे के प्रयोग से, ट्रेन बना, ठीक है, एरोप्लेन बना। तो ये सारे संसाधन बना। अब एक बात बताओ, ये सारे जो संसाधन बने ना, क्यों बने? क्योंकि हमको आवश्यकता थी ना, हमको आवश्यकता थी, इसलिए इन संसाधनों को बनाया गया। हो सकता था कि कोई आदमी यहाँ पर दिमागी, जो भी साइंटिस्ट थे या जो ह्यूमन था, वो दिमाग लगाता ही नहीं। क्यों लगाए? नहीं लगाता तो वो संसाधन लोहा लोहे रह जाता, परा का परा रह जाता। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो सामान पड़ा होता है ना, उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके अपना काम निकलवा लेते हैं। ठीक है जी। तो वो भी हम क्या कर रहे होते हैं, उस वहां पर भी हम कुछ ना कुछ संसाधनों का निर्माण कर रहे होते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है कैसे? संसाधन का काम क्या होता है? संसाधन का काम होता है हमारे जीवन को बेहतर बनाना, आसान बनाना। और एक बात समझ लो, संसाधन हम तभी ले सकते हैं, किसी भी संसाधन का हमारे पास ओनरशिप होता है तभी उस संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। या संसाधन का प्रयोग करने के लिए कई बार हमको जो है ना धन खर्च भी करना पड़ता है। एक तो या तो हमारे पास ओनरशिप है, ठीक है, या उस संसाधन का प्रयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, धन खर्च करना पड़ रहा है, तभी उस संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। संसाधन क्या करता है, हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। सर ये क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी, संसाधन वहीं पर आ रहे। अब देखो कवि की कविता रचना क्या है, एक तो कवि की जो कविता रचना है ना, वो किताबों में छपती है, किताब प्रिंट होते हैं, उसका विक्रय होता है, और फिर वहां से कवि के पास इनकम आता है, और बदले में कवि अपने जीवन को उन प्राप्त धन से क्या करता है, बेहतर कर पाता है। दूसरी बात, कवि की जो कविता रचना है सिर्फ कवि के लिए फायदेमंद नहीं है, हो सकता है कई दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, कई दूसरे लोगों के को भी वो प्रेरित करने का काम करता हो। तो यानी कि कवि की जो कविता रचना है वो क्या कर रहा है, लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, लोगों के लिए सहायक है, जीवन को जीने का एक जरिया बन रहा है। तो यहाँ पर कवि की कविता रचना जो है ना, वो कवि के लिए भी फायदेमंद है और लोगों के लिए फायदेमंद है, तो हुआ ना संसाधन। चित्रकार की चित्रकारी, चित्रकार चित्रकारी करता है, ठीक है, और उस चित्र का बोली लगता है, ऊंचे दाम पर लोग, दूसरे लोग खरीदते हैं, और उस संसाधन उस चित्र को क्या करते हैं, लोग अपने घरों में सजाते हैं, और बदले में चित्रकार को धन मिलता है। तो मतलब यहां पर क्या है,
कि लोग अपने घर को खूबसूरत बना रहे हैं, उसके लिए भी फायदा है। चित्रकार को धन मिल रहा है, उस धन का प्रयोग करके चित्रकार अपने जीवन को बेहतर बना रहा है, तो दोनों के लिए फायदा है। तो चित्रकार की चित्रकारी भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। गायक की गायकी भी संसाधन है। जब हम गाना सुनते हैं, कभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कोई पसंदीदा गाना सुनते हैं, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तो उस गाने का कुछ ना महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है ना। दूसरा बात है, उस गाने के माध्यम से जो सिंगर है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, सबको इनकम प्राप्त हो रहा है, मतलब वो उसके लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी एक प्रकार का संसाधन है। प्रश्न हमारे सामने, मानव एक स्वयं संसाधन है। हमने बात किया कि हवा, जल, पानी, जंगल, मिट्टी, ठीक है, अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधा, एरोप्लेन, इसके बाद नदी का पानी, बिजली, बल्ब, मोबाइल फोन, ये सारे संसाधन हैं। लेकिन क्या मानव भी संसाधन है क्या? बहुत बड़ा प्रश्न। देखो, संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब ऐसी कोई वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमारे लिए उपयोगी होता है, उसको संसाधन बोलेंगे। एक साधारण सा प्रश्न तुम्हारे सामने है, अगर तुम्हारा, अगर हो सकता है, अच्छी बात है, तबियत ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, अगर तबियत खराब होगा तो क्या करोगे? बुखार लग रहा है, क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे। तो डॉक्टर क्या कर रहा है? तुम्हारा केयर कर रहा है ना, तुम्हारे लिए दवाई दे रहा है, तुम्हारे लाइफ को बचाने का काम कर रहा है। मतलब वहां पर डॉक्टर जो है ना, क्या हो गया, संसाधन हो गया। डॉक्टर कौन है? मानव है। अब ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर जो रोबोट है, डॉक्टर का है, मानव है। अच्छा, मोबाइल मोबाइल हो गया, एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया, व्हीकल्स हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सबका निर्माण किसने किया है? भाई मानव ने किया है ना। तो इस सब के पीछे तो मानव ही है, तो मानव को क्यों नहीं संसाधन बोलेंगे? कारण ही मानव है, जो संसाधन बना है उसका कारण ही मानव है, तो उसको क्यों नहीं संसाधन बोलेंगे? और देखो, मानव दो प्रकार का तुमको मिल जाएगा पृथ्वी के ऊपर या हमारे आसपास में। एक मानव जो अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर कर लेता है, शिक्षित हो जाता है, समाज को ज्यादा, समाज के लिए ज्यादा काम में आता है, उसको हम बेहतर संसाधन बोल सकते हैं, अच्छा संसाधन बोल सकते हैं। वैसा इंसान, देखो, जो वैसा इंसान जो किसी कोई ना कोई काम कर रहा है, वो संसाधन तो है ही। ऐसा लोग जो कोई काम ही नहीं कर रहा है, बस ऐसे समय पास किए जा रहे हैं, उसको हम क्यों संसाधन बोले? वो संसाधन नहीं है, वो तो समझो पृथ्वी के ऊपर भी भार है। इसलिए हमको क्या करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है और अच्छा संसाधन बनना है। ठीक है, तो मानव स्वयं भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। कारण समझ में आ गया तुमको? आगे चल, किसी देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है? देखो, कोई भी देश कोई भी देश कितना ज्यादा विकसित होगा, कितना ज्यादा बेहतर होगा, ये पूर्ण रूप से वहां के मानव पर ही डिपेंड करता है। पूर्ण रूप से वहां पर मानव पर ही डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखो, किसी देश में अगर शिक्षित लोग ज्यादा है, तो लोग वहां के ज्यादा समझदार होंगे, कामों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और फिर क्या होगा, एक दूसरे का अच्छी तरह से हेल्प कर पाएंगे। ठीक है। और संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति, वस्तु मान लो, जो क्या करता है, जीवन को आसान बनाता है हमारे लिए। ठीक है। अब अगर मानव शिक्षित है, हर मानव शिक्षित है, कुछ ना कुछ यूजफुल काम समाज के लिए कर रहा है, समाज में एक दूसरे की मदद कर रहा है, तो वह एक अच्छा संसाधन है। जितना ज्यादा बेहतर होगा, जितना ज्यादा, क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर शिक्षित होगा व्यक्ति, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से देश की समस्याओं को समझ पाएगा। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा, देश के अंदर में जो भी विकास काम होंगे ना, देखो, देश के अंदर में जो भी लीडर होंगे शिक्षित है, तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। शिक्षित है, सारी बातों की समझ है, तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, जाहिर सी बात है। वैज्ञानिक है तो ज्यादा, आज भारत की स्थिति क्या देखते हैं दुनिया में, चांद पर पहुंच चुका है, चांद से आगे सूरज के आसपास हम जा चुके हैं, सूरज का अध्ययन कर रहे हैं हम अभी। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखाता है कि हमारे पास मानव संसाधन बहुत ज्यादा बेहतर है।
तो मानव संसाधन बहुत ज्यादा बेहतर होने का मतलब अपने देश के बारे में तो हम सोचते ही है, साथ ही साथ दूसरे देश के लिए भी हम अच्छा काम कर जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस के समय में क्या हुआ था, कोरोना वायरस के समय में भारत जो वैक्सीन बनाया था, अपने अलावे दूसरे देशों की भी तो सहायता किया था ना। वैक्सीनें भर भर की भेजी जा रही थी हमारे पास, क्योंकि देखो वही मेन पावर है हमारे पास, मेन पावर बहुत ज्यादा है। वैक्सीनों का निर्माण हमने बहुत ज्यादा किया, अपना हेल्प तो किया ही, साथ ही साथ एक रिकॉर्ड बन गया, इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो गया। तो अपना मदद तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे देशों के लोगों की मदद भी कर रहे हैं। चलो, प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये हमको बताना है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन तुमको दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जितने भी जीवित प्राणी हैं वे सारे के सारे जैव संसाधन में आएंगे। जैसे कि जंगल, जितने भी पेड़ पौधे, सारे जीव है, सजीव ही है ना, सजीव मतलब जैव संसाधन। जितने भी जंगल है, पेड़ पौधे है, छोटे छोटे जीव है, बड़े बड़े जीव है, सारे के सारे जैव संसाधन में आते हैं। मानव भी जैव संसाधन में आता है। जो हमारे आसपास में जीव, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पाए जाते हैं, सारे जैव संसाधन में आते हैं। जो बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, ये सारे जैव संसाधन में आते हैं। अजैव संसाधन किसको बोलेंगे? वैसे संसाधन जो जैव संसाधन में नहीं है, निर्जीव है, उसको हम लोग अजैव संसाधन बोलेंगे। जैसे मिट्टी हो गया, पहाड़ हो गया, खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो मतलब जो जीवित है, जिसमें प्राण है या जो सजीव है, उसको हम लोग जैव संसाधन बोलेंगे। जो निर्जीव है ना, उसको हम लोग अजैव संसाधन के कैटेगरी में रखेंगे। प्रश्न है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, उपयोगिता के आधार पर संसाधन मेनली जो है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका निर्माण लगातार होता रहता है, ठीक है, उसकी कमी नहीं होती है, एक चक्र है, उस चक्र के द्वारा उस संसाधन का निर्माण होता रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश निरंतर पृथ्वी पर आता रहता है, तो इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। पानी कभी खत्म नहीं होता है पृथ्वी के ऊपर, एक चक्र है जिसके माध्यम, जल चक्र जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से पानी खत्म होने के बाद फिर से आ जाता है हमारे पास वर्षा के माध्यम से, तो उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। लेकिन वैसा संसाधन जिसका निर्माण करोड़ों अरबों वर्षों में होता है, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन, मुख्य रूप से इसमें जो आता है वो आता है पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और भी कुछ बातें जो जान लेना है, नवीकरणीय संसाधन को सतत, प्रवाह और जैव संसाधनों में बांटा गया है। ठीक है, सतत या प्रवाह संसाधन जो हमेशा मौजूद होता है, इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन को सतत प्रवाह और जैव संसाधन, जैव संसाधन भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन को देख लो। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन में क्या बताया हमने, जितने भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन है। इसका निर्माण होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बताओ? स्वामित्व मतलब क्या है कि किसका संसाधन है, इसके आधार पर चार प्रकार के संसाधन होते हैं स्वामित्व के आधार पर। किसी व्यक्ति का आधार है, किसी व्यक्ति के अधिकार में है, किसी देश के अधिकार में है, किसी समुदाय के आधार में है, या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। चार प्रकार का संसाधन होता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये चार प्रकार का होता है। क्या क्या बोला हमने? व्यक्तिगत संसाधन, फिर सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये होता है सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलेंगे? वैसा संसाधन जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। या वैसा, देखो तुम अपने आसपास देखो ना, तुम्हारा मोबाइल फोन हो गया, तुम्हारा घर हो गया, तुम्हारा टीवी हो गया, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, तुम्हारे घर के अंदर में जितना भी सामान है वो हो गया, तुम्हारा व्हीकल्स हो गया, तुम्हारा बाइक, कार, जो भी है वो हो गया, सारे सारे कौन से संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है। बातें समझ में आ गई? तुम्हारा नोटबुक हो गया, तुम्हारा बुक, सारे व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन किसको बोलेंगे? देखो, वैसा संसाधन जो जिसका प्रयोग एक समुदाय के लोग करते हैं, उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। एक समुदाय के लोग करते हैं, या कुछ स्थानीय लोग जो वहां पर रह रहे हैं वो मिलकर के उस संसाधन का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, अलग अलग सरकार, गवर्नमेंट का जो विद्यालय है या प्राइवेट जो विद्यालय, उसमें अलग अलग लोगों के बच्चे जाते हैं।
अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन। पार्क हो गया, पार्क में ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना कि किसी एक आदमी का पार्क होगा, गवर्नमेंट पार्क बनवाती है इसलिए कि लोग वहां पर जाए, टहल सके, एक्सरसाइज कर सके, तो पार्क हो गया। तो मंदिर और मस्जिद है, वो भी एक प्रकार का सामुदायिक संसाधन। मंदिर में हिंदू लोग जाएंगे और मस्जिद में जो मुस्लिम लोग हैं वो जाते हैं। इसी तरह से गुरुद्वारा हो गया, ये भी एक प्रकार का सामुदायिक संसाधन है, एक समुदाय के लोग ही इसमें जाते हैं। ठीक है, चलो जी देख लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन होता है। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या है, एक देश के अंदर में जितने भी संसाधन है सबको मिला दो तो वो कौन सा संसाधन बन जाएगा, वो राष्ट्रीय संसाधन बन जाएगा। मतलब तुम्हारा जो मोबाइल फोन है, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो रेफ्रिजरेटर है, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि तुम देश के अंदर में ही रह रहे हो, तो तुम भी राष्ट्रीय संसाधन है हो। अब देखो, तुम्हारा कहीं पर कोई जमीन पड़ा हुआ है, अगर सरकार को जरूरत पड़ता है कि तुम्हारा जमीन पर चलो पुल बनाना है, तुम्हारा जमीन बीच में पकड़ा रहा है, तो सरकार तुमसे अधिग्रहण कर सकती है उस जमीन का। क्यों? क्योंकि वो देश के हित में है, तुम्हारे जमीन की वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। तो ऐसा नहीं तुमको सरकार कीमत नहीं देगी, कीमत देगी, लेकिन वो जमीन सरकार ले जाएगी, वहां पर जो निर्माण कार्य है वो कराया जाएगा। तो समाज के फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए जो जो व्यक्तिगत संसाधन है उसका अधिग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसा संसाधन जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। मुख्य रूप से समुद्री जो क्षेत्र होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में गिन सकते हैं। किसी भी देश का अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा और उसकी देखरेख अंतर्राष्ट्रीय कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी होगा वो करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब समझ में आ गया, ऐसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसका देखरेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था की इजाजत के बिना कोई भी देश उसमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है, उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब देखो, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, ये है हमारे पास प्रश्न। यहां भी देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है संभावित संसाधन। अब देखो, हमने बताया पहले भी, संभावित संसाधन वैसा संसाधन है जिसकी संभावना है, तरीका हमारे पास नहीं है, उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे हिमालय के नीचे अगर कोई खनिज है, पेट्रोलियम है, क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, वो तरीका नहीं है। कितना खुदाई करेंगे, खुदाई करेंगे तो पहाड़ गिरेगा ना। तो समस्या तो ये है, इसलिए वो कौन सा संसाधन हो गया, संभावित। संभावित संसाधन मतलब संभावना है, तरीका नहीं है। विकसित संसाधन क्या है, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मात्रा गुणवत्ता का पता लगाया जा चुका है, लेकिन अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। विकसित संसाधन मतलब वैसा संसाधन जो प्रयोग कर सकते, सब कुछ बिल्कुल एकदम ओके, कितना संसाधन उपलब्ध है ये भी पता है, किस प्रकार का संसाधन है ये भी पता है, क्या उस संसाधन से हम कर सकते हैं ये भी पता है, तरीका तकनीक सब कुछ है, लेकिन उस संसाधन का प्रयोग हमने करना शुरू नहीं किया है। क्या क्या बोला हमने? देखो, कोई भी ऐसा संसाधन जिसके बारे में हमको पता चल गया, यह भी पता लगा लिया कितना संसाधन है, उस संसाधन की क्वालिटी क्या है, संसाधन को कैसे निकालना है, ये सारी व्यवस्था हमारे पास है, लेकिन अभी हमने निकालना शुरू नहीं किया है, तो उसको हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भंडार संसाधन। भंडार संसाधन, देखो वैसा संसाधन जिसके बारे में सब कुछ पता है हमको, वैसा संसाधन जिसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हमारे पास वह तकनीक नहीं है जिससे बड़े स्तर पर उस संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सब कुछ पता होने का मतलब संसाधन हमारे पास बहुत है, उपलब्ध है। एक तो था कि तुम्हारा जो पहला था ना, ये देखो ना, तुम्हारा पहला क्या था, संभावित संसाधन, मतलब संसाधन है, संभावना है, भविष्य में तकनीक आएगा तो प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, वो तो संसाधन निकलेगा ही नहीं। संभावित संसाधन, संसाधन निकलेगा नहीं, उस संसाधन को संसाधन बोलेंगे। यहाँ पर देखो, संभावित संसाधन का ही अगला जो ग्रेड, अगला जो क्या बोल सकते हैं, संभावित संसाधन को आगे बढ़ा दो तो भंडार संसाधन में आ जाएगा। संसाधन हमारे पास उपलब्ध होता है, जैसे जल हमारे पास उपलब्ध है, जल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग करके हाइड्रोजन का प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो तरीका नहीं जिससे बड़े पैमाने पर जल का स्तर कम समय में करके हम उसका प्रयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग भंडार संसाधन में बोल सकते हैं। मतलब हमारे पास है तो जल बहुत,
चाहे तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना अच्छा तरीका अभी तक नहीं मिला, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, तो वो अलग बात है। संचित कोश संसाधन क्या है? वैसे भंडार संसाधन जो उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। संचित कोष संसाधन किसको बोलते हैं? संचित संसाधन भी बोल सकते हैं। जैसे जल से विद्युत बनाना, ये संचित कोष संसाधन है। देखो तरीका भी है, प्रयोग भी कर सकते हैं, तरीका भी है, लेकिन हम अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जल से बिजली बनाने का हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, हमारे पास तरीका भी है, लेकिन अभी बड़े स्तर पर हम यह काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा संचित कोष संसाधन। प्रश्न है हमारे पास, संसाधन नियोजन क्या है? एक पढ़ा था तुमने संसाधन सतत विकास पढ़ा था ना। सतत विकास का क्या मतलब होता है? संसाधन का इस प्रकार प्रयोग करना कि भविष्य, आने वाले भविष्य में संसाधनों को हम पहुंचा सकें। संसाधन नियोजन का मतलब होता है संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना। क्या होता है संसाधन नियोजन का मतलब? संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना। बुद्धिपूर्वक उपयोग करने का मतलब क्या है? जैसे बाइक से कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो बाइक को बंद कर देंगे ना, फालतू का जो तेल वेस्ट होगा, पेट्रोलियम वेस्ट होगा, वो खत्म हो जाएगा। गैस पे खाना बना रहे तो ढक्कन डाल के कुकर में खाना बनाएंगे, तो एलपीजी क्या होगा? कम लगेगा, कम गैस लगेगा। तो ये बुद्धिपूर्वक उपयोग है ना। पानी का प्रयोग कर रहे हैं, जितना पानी की जरूरत है उतना ही प्रयोग करेंगे, ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और जो फैक्ट्रियों से कचरा निकल रहा है उसको हम एक जगह पर डाल के उसको खाद में कन्वर्ट करके फिर खेतों में डाल देंगे। तो ये संसाधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग है। अब संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग क्या होता है? क्या जब संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग होता है तो क्या होता है? एक तो संसाधन बचता है, दूसरा उस संसाधन का हम दूसरी तरह से प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये होता है संसाधन नियोजन। देखो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। संसाधन नियोजन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या संसाधन नियोजन के विभिन्न चरण क्या है? जब संसाधन को हम बचाने के बारे में सोचते हैं, बुद्धिपूर्वक उपयोग करने के लिए सोचते हैं, सबसे पहली बात ये है ना कि किस किस संसाधन का बुद्धिपूर्वक उपयोग जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तुमको चुनाव करना पड़ेगा कि कौन कौन से संसाधन हमारे पास बहुत ज्यादा है, कौन कौन से संसाधन कम है। देखो यार, संसाधन का पहचान करके उसके मात्रा और गुणवत्ता का आकलन करना। जैसे पेट्रोलियम हमारे पास कम है, एलपीजी हमारे पास कम है, तो एक लिस्ट इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि ये संसाधन हमारे पास कम है। विभिन्न योजना बनाकर संसाधन को बुद्धिपूर्वक उपयोग करना। फिर योजना बनाना है, प्लानिंग करना है कि भाई ये पेट्रोलियम हमारे पास कम है तो किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, और इसका ऑप्शनल देखना है कि इसके जगह पर अपन क्या कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम कम है, इसके जगह पर गैस से जो गैस होता है उससे गाड़ी चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो सोलर पैनल का प्रयोग करके बैटरियों की सहायता से गाड़ी चलाया जा रहा है, या चार्जिंग वाला गाड़ी आ रहा है आजकल। तुम्हारा 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, सब चार्जिंग वाला गाड़ी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पता है भाई ये पेट्रोलियम जो है ना कब खत्म हो जाए, इसका कोई वो नहीं है। हो सकता है आने वाले 100, 200, 500, 1000, 2000 साल में पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो ये हमको अभी से तो सोचना पड़ेगा ना कि आगे जो है ये जो व्हीकल्स है उसका रूप क्या होगा, ठीक है। और दूसरा तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा मुश्किल बात भी है, कि लोगों को कन्विंस करना, लोगों को बताना भाई कौन सा संसाधन तुम्हारे पास कम बचा है, इसको किस प्रकार से प्रयोग करोगे। क्योंकि लोग को अगर तुम बोलोगे पेट्रोलियम कम खर्च करो तो वो मानेंगे नहीं, तुमको उल्टा 10 बात सुनाएंगे। लोग को बोलोगे एलपीजी सिलेंडर है उसमें खाना बनाते हो, कम करके खाना बनाओ, या जो है ढक्कन डाल के बनाओ, तो वो भी लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका मानना यही होता है ना कि भाई हम अपना पैसा खर्च करें। लेकिन हमने क्या कहा, अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, तो उसका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि संसाधन नियोजन में सहायता करे। तो संसाधन नियोजन के 3 चरण है। पहले बात, जो संसाधन कम है उसका लिस्ट बनाना। दूसरा है योजना बना करके संसाधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना। तीसरा है लोगों को जागरूक करना। महात्मा गांधी ने, देखो यहां से, महात्मा गांधी ने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए, इस कथन का क्या मतलब? देखो डीपली कथन है। इस कथन के अगर अंदर में घुसते हैं ना तो बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है जो गांधी जी के द्वारा कहा गया है। इसका मतलब क्या है? देखो संसाधन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतना संसाधन है कि उस संसाधन का प्रयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हम बेहतर तरीके से जीवन जी सकते हैं। लेकिन इतना संसाधन नहीं है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती हम लेकर के रखे रहे, ठीक है। अगर हम देखो संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, देखो होगा ये ना,
अगर तुम कोई एक व्यक्ति अगर पेट्रोलियम का ज्यादा प्रयोग करेगा तो पेट्रोलियम की कमी होगी, पेट्रोलियम की, या कुछ व्यक्ति पेट्रोलियम की ज्यादा उपयोग करेगा, पेट्रोलियम की कमी होगी। जब भी कोई वस्तु की कमी होती है तो उसका मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। और मूल्य बढ़ने के बाद एक वर्ग ऐसा होगा जो उस संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया पेटी भरने वाली बात। मतलब मेरे पास पैसा है ना तो हम पेटी भर के संसाधन को अंदर ले जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जिसका जितना प्रयोग है उतना लो ना। तुमको जरूरत है पेट्रोलियम की, लो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरत नहीं है तो फालतू में वेस्ट क्यों करना। इसी प्रकार से अब जरूरी है कि घर, चलो एक छोटे से घर में लोग रह सकता है, जो सड़कें है उससे काम चल सकता है, और फिर सड़क का जाल बिछाओ और बड़ा घर बनाओ, जंगलों को काट के हटाओ, उसको खेत लायक खेती करने लायक बना दो। तो ये क्या है, ये पेटी भरने वाली बात है कि लालच में आकर के हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संसाधनों को क्या कर, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये आगे चल के हमारे लिए कहीं से फायदा नहीं है। तो महात्मा गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो है, लेकिन पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है। पर्यावरण दिवस क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, अब अभी पर्यावरण दिवस का मतलब क्या है, जब संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग शुरू हुआ ना, लोग तेजी से जंगल काटने लगे, पेट्रोलियम का बहुत तेजी से उपयोग करने लगे, CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे ओजोन होल हो गया, है ना, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होने लगी, मौसम परिवर्तन होने लगा, जलवायु परिवर्तन होने लगा। जब ये सारी समस्याएं लोगों के सामने आया तो लोग तो समझदार है, अब किया धरा भी हम ही लोग का है। तो हम लोग क्या किए, बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि एक जगह बैठे, कहां पर बैठे, यहाँ पर देखो, स्टॉकहोम में 1972 में स्टॉकहोम में एक शिखर सम्मेलन का मतलब एक बैठक हुआ, सीधी सी बात। वहां पर बहुत सारे देश, पूरे विश्व में जो महत्वपूर्ण देश है उनके प्रतिनिधि वहां पर थे, और उन्होंने विचार किया कि कभी हर साल मिल लो या 2-3 साल में एक बार मिल लो, और कुछ जो समस्या है पर्यावरण को लेकर के, संसाधनों को लेकर, उस पर बात किया जाए भाई, किस प्रकार से हमको संसाधनों का प्रयोग करना है ताकि पर्यावरण को कम नुकसान हो। ये सारी बातें यहाँ पर किया गया। और ये जो हुआ था ना, 5 जून को हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था। उस दिन से 5 जून को हम लोग हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते। बातें समझ में आ गई? चलो।